Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you maize जो कि सीरियल है, सीरियल क्रॉप है, मीन्स अनाज है एक, और जो कि मैं वीट और राइस आपको इसके पहले पढ़ा चुकी हूँ. ये बीएससी थर्ड ईयर और इसकी फैमिली पोएसी है जो कि मोस्टली सभी सीरियल्स की होती है इसीलिए जो पोएसी फैमिली को ग्रास फैमिली या सीरियल फैमिली दोनों ही बोला जाता है. इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो मेज़ नाम है ये कैसे पड़ा. तो मेज़ जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड मेज़ से लिया गया है. ये MAIZ, क्लियर. और सबसे पहले इस टर्म का यूज़ यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के लोगों ने किया था. वो मोस्टली इसको स्वीट कॉर्न भी बुलाते हैं और इसका यूज़ वो वेजिटेबल की तरह करते हैं. इसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको कॉर्न कहा. वैसे जो मेज़ के लिए कॉमन टर्म है वो क्या, कॉर्न यूज़ किया. ठीक. अब आती है इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई. तो 1492 में जब कोलंबस जो कि था जिसने डिस्कवरी की क्यूबा में एक नए ग्रेन की, तो वो ग्रेन मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि क्यूबा ही इसका ओरिजिन है. और इसके अलावा ये देखिए मैं बता भी रही हूँ आपको, ये 1942 में 1 सेकेंड कोलंबस जो कि जिसको उन्होंने कॉर्न कहा, जो बाद में मतलब कॉर्न कहा गया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उन्होंने ये डिस्कवर किया, जिसका एक्सपोर्ट भी किया जाता था यूरोप को. कॉर्न जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में मेज़ भी कहा जाता है. और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कॉर्न है ये 5000 साल पूर्व वहाँ पर अमेरिका के जो साउथ वेस्ट अमेरिका है वहाँ पर जंगलों वगैरह में भी पाया गया था. ये देखिए वाइल्ड ग्रास के रूप में 8700 साल पूर्व सेंट्रल अमेरिका के में वाइल्ड ग्रास के रूप में देखा गया था. बाद में इसका को डोमेस्टिकेट किया गया. डोमेस्टिकेट मीन्स जो कि अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हमने उसका कल्टीवेशन किया. तो ये तो होता है जो कि जंगली रूप में ग्रो कर गया, टियोसाइन कहा जाता है. और एक होता है जो कि कल्टीवेटेड किया जाता है. तो डोमेस्टिकेशन में आप अगर देखें तो वो प्रोसेस जो कि प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करेगी ह्यूमंस द्वारा टाइम टू टाइम, और उसकी जो मनुष्य के लिए जितनी अच्छी उपयोगी बना सके उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रो कराना डोमेस्टिकेशन, वो प्रोसेस डोमेस्टिकेशन कहलाती है. और जो प्राचीन मीन्स आप कह सकते हो वाइल्ड मेज था उसी को टियोसाइन कहते हैं. और जब आती है बात कि ये सबसे ज़्यादा प्लांटेड कहाँ किया जाता है, मलेशिया में भी किया जाता है. मलेशिया के जौहर, सेलंगा और पहांग ये सभी जगहों पर. और बेबी कॉर्न वेजिटेबल की तरह भी खाया जाता है, पहले भी मैंने बताया. अब अगर हम देखें कि इसका कल्टीवेशन किन किन कंट्रीज़ में, तो सबसे ज़्यादा यूके में इसका प्रोडक्शन होता है. उसके बाद चाइना, देन ब्राज़ील, फिर मैक्सिको, फिर इंडोनेशिया एंड 6th नंबर पर है हमारा इंडिया.
तो सबसे ज़्यादा यूके में ही इसका प्रोडक्शन होता है। अब आती है बात क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर की, मतलब क्लाइमेट कैसा होना चाहिए जो कि मेज़ को ग्रो कराने के लिए। तो जो मेज़ की क्रॉप है वो क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और वाटर इन दो से इफ़ेक्टिव होती है, मीन्स प्रभावित होती है। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर देखें तो मेज़ के लिए एक वार्म वेदर चाहिए जो कि लगभग 19 डिग्री सेंटीग्रेड टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब बहुत हाई, लगभग अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो वो इसकी पैदावार को अफेक्ट करता है। लो टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जो हो जाएगा तो वो चाहे कोई भी मेज़ की स्टेज हो, मीन्स सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, वो सभी को प्रभावित करती है। यानी इसके लिए फ्रॉस्ट बहुत ही खतरनाक है। और फ्रॉस्ट फ्री पीरियड जो होता है 120 टू 140 डेज, इसी में ही इस मॉइस्चर भी आपको पता है नमी वाटर से ही मिलती है। तो लगभग 10 टू 16 kg ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए पर मिलीमीटर वाटर चाहिए, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा नहीं है। मैच्योरिटी के समय प्रत्येक प्लांट को लगभग 250 ml ऑफ वाटर, अगर मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं है तो उसको 250 लीटर वाटर चाहिए, ठीक, 250 मिलीलीटर वाटर चाहिए। अब आती है बात कि यील्ड जो लॉस है वो भी वाटर स्ट्रेस के कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राउट स्ट्रेस में भी जो कॉर्न की ग्रोन स्टेज है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगी, उसकी ना प्रॉपर लेंथ होगी ना ही वो प्रॉपर ग्रेन कर पाएगा। जो कॉर्न है वो वाटर स्ट्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। उसमें पॉलिनेशन भी जो होता है वो, और जो उसकी मतलब दाने बनते हैं, पॉलिनेशन हुआ पहले। तो पॉलिनेशन इस पे किस तरह से होता है, दरअसल सपोज कर इसकी हाइट करीब 1.5 मीटर तक होती है, और इस पे जो फीमेल फ्लावर हैं वो जो स्टेम की लीफ की एक्सिस है वहाँ पर ग्रो करते हैं, और मेल फ्लावर एपेक्स पर ग्रो करते हैं। तो जो टर्मिनल एंड पर मीन्स अग्र सिरे पर, तो जो अग्र सिरे के मेल फ्लावर हैं उनसे पॉलिनेशन कैसे होगा, इस पर सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह से पॉलिनेशन होती है, सिल्की होती है, सिल्की लेटेक्स टाइप के जो भुट्टे में ऊपर रेसे से दिखते हैं गोल्डन गोल्डन से कलर के, वो इसकी स्टाइल होती है। और उस पर बाइफिड स्टिग्मा लगा होता है जहाँ पर जब इन्फ्लोरेसेंस होता है तब, ठीक। तो जो उसके ऊपर कवर होती है वो लीव्स होती हैं, भुट्टे के ऊपर सीथ होता है वो जो कि फ्लावर को कवर्ड किए रहता है, फीमेल फ्लावर को। और जब मेल फ्लावर क्या कहते हैं आपके मेल फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स पॉलिनेशन द्वारा उस पर आते हैं फीमेल फ्लावर पर, तो फ्यूज़न होता है। देन फ्यूज़न के लिए भी वाटर स्ट्रेस जो कंडीशन है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद फिर वो दाने बनते हैं यानी ग्रेन फिलिंग, एंड फिर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्रॉपर, जो भुट्टा बनकर तैयार होता है जिसको हम लोग कहते हैं। वाटर स्ट्रेस के कारण उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेजेस मीन्स क्या होता है, प्लांट हाइट रिड्यूस हो जाती है, लीफ एरिया भी रिड्यूस हो जाता है, और इस कारण यील्डिंग कैसी हो जाती है, लोअर हो जाती, मीन्स कम हो जाती है। इसके अलावा मॉइस्चर स्ट्रेस मैंने अभी पॉलिनेशन में बताया ही था, फिर से बता रही हूँ कि मोस्ट क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर स्ट्रेस होगा तो पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, और पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो यील्डिंग नहीं होगी।
अब आती है बात कि इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो सॉइल जो होती है वो क्ले कंटेंट वाली सॉइल हो, मीन्स उसमें 10% सैंडी सॉइल होनी चाहिए और 30% क्ले सॉइल होनी चाहिए। इसके अलावा मॉइस्चर प्रॉपर रह सके। अब ये जो लैंड प्रिपरेशन की जाती है जिसमें आपका कॉर्न की खेती करनी, मेज़ का में कल्टीवेशन करना है, तो 45 सेंटीमीटर जो कि डेप्थ होती है, मतलब गहराई प्लांट के ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल होती है। तो करीब 60 सेंटीमीटर की ऐसे वो बनाई जाती है क्यारी जैसी, प्लगिंग द्वारा, मीन्स जुताई द्वारा, और उसमें बाय ब्रॉडकास्टिंग या बाय डिबिंग ग्रेन्स को ग्रो कराया जाता है। और ये मैंने बता ही दिया कि कितना होना चाहिए, मतलब 45 सेंटीमीटर करीब डीप वो मेज़ का जो ग्रेन है वो जाना चाहिए, और 60 सेंटीमीटर, इसी कारण जो नाली सी बनाई जाती है ना जिसमें ग्रो कराया जाता है, जब जुताई की जाती तो एक हिस्सा उभरा हुआ फिर एक हिस्सा गहरा, इस तरह से, जैसे कभी टीन देखी हो, टीन में नालीदार बना रहता है, उस तरह का स्पेस बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वीड्स रिमूविंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब कल्टीवेशन किया जाता है मेज़ का तो उसमें वीड्स बहुत ग्रो कर जाती है, इसलिए लगभग पहले जब फर्स्ट टाइम जब हम ग्रो कराते हैं उसके 4 से 6 हफ्ते में हमें उसमें क्रॉप में वीड को हटाने का काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये अगर वीड ही वीड ग्रो कर जाएगा तो जितना न्यूट्रिएंट वाटर से मेज़ को मिलना चाहिए वो सब वो ले लेंगे। वीड्स लाइट है या इस हैं, लेकिन कुछ वीड्स मेज़ के लिए कैसी होती है, पॉइजनस होती हैं, पैरासिटिक होती हैं, मीन्स वो खुद ही उससे भोजन बनाने लगेंगी। अब फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, तो जो ये क्रॉप है हमारी मेज़ की, इसके लिए न्यूट्रिएंट सॉइल होनी चाहिए। इसके अलावा खाद जो होना चाहिए वो बहुत ही कॉमन सोर्स है, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है, बेनिफिट ही होता है। अगर हम मैन्यूर में मोस्टली काऊ डंग वाला जो मैन्यूर है वो यूज़ करना चाहिए। जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ कम करना चाहिए, और वो 5% क्या कहते हैं, हमारे जो यील्डिंग है क्रॉप की वो बढ़ा देती है। अब बात करें कि सॉइल टाइलेज जो होता है वो एक फार्मिंग सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि फिज़िकल सॉइल की जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है उसके द्वारा सॉइल का स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेबिलिटी, ये सब चेंज कर दी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो क्या है, सॉइल टाइलेज के द्वारा इनफिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन दोनों ही वाटर का रुक जाता है, और जर्मिनेशन एंड रूट ग्रोथ जो होती है वो प्रॉपर होती है और इरोजन नहीं होता है। अब इसी कारण सॉइल टाइलेज करने से वीड कंट्रोल भी हो जाता है। इसके अलावा विंड रिड्यूस होती है, वाटर इरोजन रुक जाता है, और सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो जाता है। ह्यूमन फूड में, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में, केमिकल्स में, बायोफ्यूल्स में, ऑर्नामेंटल एंड अदर्स यूजेस में, फॉडर में, कमोडिटी में, इन सब में यूज़ होता है। जैसे ह्यूमन फूड की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जो कॉर्न है उसका, कॉर्न का जो फ्लोर है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है चपाती बनाने में। उसके अलावा बेकरी, कन्फेक्शनरी सब। इसके अलावा मेडिसिन्स में भी जो कॉर्न है, कॉर्न फ्लोर, उसका यूज़ होता है।
इसके अलावा बायोफ्यूल बनाने में भी। दूसरा जो ऑर्नामेंटल्स मीन्स सजावटी प्लांट्स के रूप में भी, जो सजावट के रूप में कह सकते हो आप, जो कॉर्न के छिलके होते हैं उनसे बहुत सारे फ्लावर वगैरह बनाए जाते हैं। ह्यूमन फूड में जैसे कि कॉर्न है, उसका कॉर्न का कॉर्न फ्लेक्स भी बनाया जाता है। उसके अलावा कॉर्न ब्रेड भी बनती है, बियर भी बनती है कॉर्न से। केमिकल्स में प्लास्टिक फैक्ट्रीज, फैब्रिक्स और जो एडहेसिव मीन्स जो ये चिपकाने वाले पदार्थ बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ, हर्बल सब्सटेंस के रूप फॉर्म में भी। इसके अलावा बायोफ्यूल में जो कॉर्न का इथेनॉल निकलता है वो यूज़ होता है। अब इस पे अगर न्यूट्रिशन रुके, पहले हम लोग कॉर्न फ्लोर की ही बात करते हैं कि जो कि फ्लोर से तैयार किया जाता है, आटा जो तैयार किया जाता है उससे ब्रेड भी बनती है, मीन्स चपाती भी बना सकती हो। उसके अलावा जो जेली की थिकनिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है कॉर्न, कस्टर्ड में भी होता है, नूडल्स में भी ये यूज़ किया जाता है, कन्फेक्शनरी में भी। और सबसे अच्छी तो इसकी जो रोटी बनती है जिसको मक्की दी रोटी बोलते हैं, वो पंजाबी रीजन में और पाकिस्तान वगैरह में का बहुत ही फेमस पॉपुलर कहा जा सकता है फूड है। इसके अलावा इससे एडिबल ऑयल भी निकलता है, यूज़ होता है। उसके अलावा प्लास्टिक एंड फैब्रिक्स कॉर्न स्ट्रोक से ही बनते हैं। और इथेनॉल अभी मैंने पहले भी बताया था बायो फ्यूल की तरह यूज़ होता है। और जो कॉर्न सिल्क है वो हर्बल सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ होता है। तो इस तरह देखा आपने कि कॉर्न कितना उपयोगी है हम लोगों के लिए।